हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज के इस सेशन में हम जो पॉलिटी का हम सेशन देख रहे थे उसको जो हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। पिछले 3-4 सेशन के माध्यम से मैंने आप सभी को जो है लगभग 120 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उसको सॉल्व करा दिए थे। आज हम जो है 121 से लेकर 150 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है सेशन से जुड़ जाइएगा, और अगर जुड़ गए हैं तो सेशन को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप में से अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाया करेगी। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में जो है कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। 12 जो व्यक्ति हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है मनोनीत किए जाते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव जो है प्राप्त होता है। अगला सवाल कह रहा है कि राज्यसभा के जो है चेयरमैन है। अब राज्यसभा के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कौन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो या सभापति कौन होता है या पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आप सभी जानते हैं। अलग अलग केवल लैंग्वेज हैं, बाकी मतलब एक ही है। तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष या जो है चेयरमैन होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 42वीं BPSC प्री 1997-98 में इस सवाल पूछा गया था और कहा जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है, याद रखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ये 39वीं BPSC में जो है पूछा गया था 1994 में। और आपसे कहा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष का पद जो है M थम्बी दुरई के पास है। ठीक है, ये 13/8/2014 से 25/5/2019 के पश्चात से जो है ये रिक्त है और अभी जो है ये आपका ओम बिरला है। आगे देखिए कि लोकसभा के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर अभी की बात करें तो अभी जो है वो ओम बिरला है, याद रखिएगा, ओम बिरला। तो इसीलिए है यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन जो है इनसे मैच नहीं खा रहा है, इसीलिए जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए ये 1999 का सवाल है, तो उस टाइम पर जो है ये PM सईद थे, इसीलिए जो है ए विकल्प को भी सही मान सकते हैं। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक जो है अंतराल होना चाहिए। तो आप सभी ने देखा था कि एक वर्ष में जो है 2 बार कम से कम सेशन बुलाया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो है 6 महीने हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने। तो एक सत्र 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने का अंतर हो सकता है। ये बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होना अनिवार्य है। अगला सवाल 126 नंबर का सवाल है। देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। अब शून्यकाल क्या होता है, देखिए, प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात जो है किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले जो है एक प्रिय नाम दिया गया है और उसका नाम है शून्यकाल। मतलब जो है सदन की शुरुआत जो है एक प्रकार से जो है वो शून्यकाल से होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है स्टार मार्क कर दिया गया है। और ये 45वीं BPSC प्री 2001 और 2 में पूछा गया था। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को जो है शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से
पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को जो है सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का औपचारिक मान्यता नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में जो है कोई विकल्प भी जो है सही नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 127 देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा गया है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका अखिल भारतीय सेवाएं और नीति और क्रियान्वयन, ठीक है, नीति और क्रियान्वयन, नीति कोई और बनाएगा और क्रियान्वयन उसका कोई और करेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति और निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति का निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल 128 नंबर का 128 नंबर का जो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का ही सवाल है। ये निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो नियम कौन सा बनाती है इनमें से, तो ये आपका हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति, ठीक है, अधीनस्थ विधान पर समिति, तो ये बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए संसद की अधीनस्थ विधान समिति पर जो है ये 15 सदस्यों की एक अस्थायी समिति है और यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है, तो ये आपका इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 65वीं बीपीएससी प्री 2019 का सवाल आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी कैसी है, तो आम आदमी पार्टी जो है ये एक जो है राष्ट्रीय पार्टी है। अब देखिए ये जो है राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो इसीलिए इसका जो है इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका जो है विकल्प जो है यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका ए विकल्प सही माना था, लेकिन अब जो है ये क्षेत्रीय पार्टी राज्य पार्टी जो है बन चुकी है और ये आपका जो है अब राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। तो ये हमारा जो है कई सारे विकल्प यहाँ पर शुरू सही हो जाएंगे, लेकिन हम जो है बी ही मानेंगे, ठीक है। अब एक पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ जरूरी होती है, ये हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जानेंगे। देखिए ये राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं। देखिए जो राज्य पार्टी बनना चाहेगी उसके लिए क्या मान्यताएं हैं, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो और उसके अतिरिक्त उससे संबंधित जो है राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो, मतलब 2 उनके जो है उम्मीदवार जीते हों, मतलब 2 सीट हों उनकी और कुल मतों का जो है 6% मत इन्होंने प्राप्त किया हो। अगला कंडीशन क्या है कि यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% तथा कम से कम 1 सीट, ठीक है, कम से कम 1 सीट सांसद एक इनके हों, और तो ये जो है ये आपका राज्य की पार्टी हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% जो है या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हों, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, लोकसभा के चुनाव में उससे संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हों, तो ये जो है इस प्रकार जो है आम आदमी जो है ये सारी अर्हताएँ पूर्ण करती है। और अब तो ये जो है ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है दोस्तों, तो इसीलिए जो है ये मायने नहीं रखता है हमारे लिए, ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अगला सवाल कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। तो संसद का जो है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए किस लिए किया जाता है पहले तो ये देख लिए। देखिए एक ऐसे विधेयक, ठीक है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर जो है दोनों सदनों में मतभेद हो। देखिए अब राज्यसभा में मतभेद है और लोकसभा में मतभेद है, तो ये जो है ये आपका कौन बुलाएगा, तो ये दोनों सदनों का जो है संयुक्त सेशन बुलाया जाएगा और इसे जो है विधेयक पर जो है चर्चा की जाएगी। तो इसका सबसे सटीक जो उत्तर होगा ये आपका चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये जवाब देना है कि ये संयुक्त सेशन जो है वो बुलाता कौन है, ठीक है, संयुक्त सेशन जो है ये बुलाएगा कौन और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो है केवल और केवल जो है 4 सही हो जाएगा, केवल डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर और विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में जो है मतभेद होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है। तो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन है, देखिए संविधान से ही सब कुछ चलता है, इसीलिए जो है संविधान जो है सर्वोच्च हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्माण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का जो है प्रावधान भी करता है।
देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि दिल्ली है, दिल्ली एक क्या है, तो एक संघ शासित जो है प्रदेश है, याद रखिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसीलिए आपका बी जो बी विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। देखिए संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सिक्किम भारत का एक राज्य बना, सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बना था, तो यह कौन से संविधान संशोधन के अनुसार बना था, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है 35वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1974 में, ठीक है, 1974 में हुआ था, जब भारत को जो है सिक्किम में जो है, भारत में जो है सिक्किम को एक संयुक्त राज्य का दर्जा मिला था और ये शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये जो है 22वां राज्य बन गया था। तो ये आपका अगर यहाँ पर देखें तो हमारा 35वां संविधान संशोधन जो है ये सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 38वीं यूपीएससी प्री 1992-93 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में एक जो है संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। बिहार को काटकर जो है पृथक जो है वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो ये कब बनेगा दोस्तों, तो अगर जो है संसद जो है प्रावधान करेगी तभी बनेगा। बाकी न राज्य विधानसभा में कानून पारित करके बनाया जा सकता है, न राज्यपाल के आदेश द्वारा, न संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ठीक है। ये आपका जब संसद, आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलेंगे और जब प्रावधान करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 43वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आपका पूछा गया था। देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एम.एन. वेंकट चेलैया, ठीक है, एम.एन. वेंकट चेलैया। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. वेंकट चेलैया थे और आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है ये 31 मार्च 2002 को सौंपी थी। अगला सवाल हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 1950 में एक जो है अधिनियम के द्वारा, बिल्कुल नहीं, ये भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के द्वारा भी नहीं, भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा भी नहीं, ये जो है भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि इधर ईयर नहीं दिया गया है, नहीं तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो ये आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत अच्छे तरीके से फंसाया है, क्योंकि जो है कोई भी जो है भारतीय संविधान के द्वारा वाले ऑप्शन पे नहीं जाएगा, वो सोचेंगे कि ये ईयर पूछ रहा है या कोई अधिनियम आया होगा उससे पूछ रहा है। तो अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा वो इसको सवाल को जो है 100% चांस है कि गलत ही करेगा। देखिए अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है, जबकि संविधान जब प्रारंभ हुआ उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त जो है 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया और 1960 में बढ़ाकर जो है 13, और इसके अलावा जो 1970 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 और 2019 में जो है 33 कर दिया। अब इसमें जो है 33 में मुख्य न्यायमूर्ति जो है नहीं जोड़े जाते हैं, इसके अतिरिक्त जो है ये आपका 33 होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो है हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है इसकी स्थापना हुई है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता जो है ये कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भारत में तो सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और इसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आपका देखिए अभी जो देखा जाए तो 33 मुख्य न्यायाधीश के को छेड़कर आपको रहते हैं, ठीक है। 33 तो मतलब न्यायाधीश रहते हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी जो है ये सही नहीं होगा। देखिए 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, इस तरह के सवाल हम पहले भी देख चुके हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है ये इनकी नियुक्ति करता है। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है और कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो है ये नियुक्ति होती है। अब ये कॉलेजियम पद्धति को लेकर बहुत सवाल भी उठ रहे थे और अभी मांग चल रही है कि इसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए था। अनुशंसा पर नहीं, जो है ये अपनी योग्यता के बल पर चुने जाएं, ऐसा अब कहा जा रहा है और बिल्कुल ये बिल्कुल होना चाहिए। कॉलेजियम पद्धति को जो है ये बंद कर देना चाहिए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है ये किसके पास है? तो ये किसके पास है? तो ये जो है आपका संसद के पास है, याद रखिएगा, संसद के पास। तो सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। आपका 44वीं बीपीएससी 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है ये जो है किसके पास है? तो संसद के पास इसकी शक्ति है और धातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने के अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। अगला सवाल कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो राष्ट्रपति हैं इनकी जो है सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये आपका जो है 65 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये आपका 65 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से जो है त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो एक त्यागपत्र किसको देगा? तो ये राष्ट्रपति देगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है और ये राष्ट्रपति को ही देगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। अतिरिक्त जो है इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है ये उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां और जो है प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है 142 नंबर का सवाल है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। अब न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि किसी भी राज्य के कानून को जो है ये अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य के कानून को ये जो है अवैध घोषित कर सकता है, याद रखिएगा। देखिए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ये भी सही है लेकिन उतना सटीक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि किसी राज्य का कानून बना है और उसमें संविधान का जो है उल्लंघन हो रहा है तो ये क्या करेंगे? ये जो है कानून को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक जो है प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है और न्यायालय की अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन जो है कहलाती है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में न्यायिक प्रणाली जो है किस पर आधारित है? 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का ये सवाल है। और अगर बात करें कि भारत में जो है न्यायिक प्रणाली जो है किस पर आधारित है, तो ये आपका जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जो है और परंपरा पर आधारित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा सही हो सकता है? तो ये हमारा सी और डी जो है दोनों सही हो जाएगा। सी और डी दोनों सही हो जाएगा तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ई विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित जो है और परंपरा पर आधारित है। तो ये आपका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कई सारे विकल्प सही हो जाएंगे, संविधान से लेके और परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। देखिए 144 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे केंद्र सरकार का जो है राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्यपाल जो है ये राज्य सरकार का होता है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला सवाल 64वीं बीपीएससी प्री 2018 का किसी राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना जो है त्यागपत्र दे सकता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? विधान परिषद और राज्यपाल, या विधान सभा एवं विधान परिषद, या राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इसका जो है देखिए सबसे बढ़िया विकल्प जो है ये आपका जहां जहां भी आपका विधान परिषद है तो वो आपका विधान परिषद भी सम्मिलित होगी, अगर नहीं है तो विधानसभा और राज्यपाल। तो इसका जो है केवल चौथा सही हो जाएगा और केवल चौथा जो है आपका डी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल और विधानसभा और जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद भी शामिल होगी। अगला सवाल